Hello students, how are you all? This is Sanandan Kumar Thakur and today we will learn about the subject theory of structure. In the section of structural analysis, we have a greater deal before this lecture. I have already told or teach you about many and more topics of the structural analysis like continuous beam, like fixed beam, and many more. स्टूडेंट्स, मैं आज की इस क्लास में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको दीवाना बना देगी वो सब्जेक्ट का, जो कि थोड़ा सा आपको आज तक की दुनिया में लगा होगा कि आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं थी उस सब्जेक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट है वो एक प्रकार का एनालिटिकल सब्जेक्ट है। उसमें अप्लाइड चीज़ें भी भरी हुई हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें भी भरी हुई हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है आपका टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस को देखा जाए, जिसको अगर कहा जाए ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ है ये सब्जेक्ट या फिर आत्मनिष्ठ है, इन दो चीज़ों को ऊपर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ विषय है। मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले आप लोगों ने कंटिन्यूअस बीम, फिक्स बीम, इसके अलावा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम्स एंड स्ट्रट, इसके अलावा कंबाइन स्ट्रेसेस चीज़ को देखा था। मैं इस चीज़ को और इस लास्ट चीज़ को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में उन सारे कंसेप्ट का एक प्रकार का समराइज आइडिया आएगा। इसीलिए बच्चे मेरे साथ बने रहो, कॉपी उठाओ, कलम लो और जस्ट मेरे साथ राइट डाउन करना शुरू करो, क्योंकि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो चीज़ एक अच्छे लेवल की चीज़ है और अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, राइट। सो बिना देर किए हम तो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में जहाँ भी होंगे इस ठंडी के मौसम में, इस विंटर के सीज़न में आराम से रजाई में घुसे होंगे, है ना। आपका दोस्त आपसे भी मज़ा ले रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। आपके दोस्त जो होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे मज़ा ले रहे होंगे। कभी आपके रजाई में हाथ डालकर तो आपको कभी आपको ऊपर पानी छिड़क कर नहीं। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दो चीज़ बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी है, राइट स्टूडेंट्स। सो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सबसे यूनिक टॉपिक। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक contains TTI. This is ताबड़तोड़ important subject, and this topic is the ताबड़तोड़ important topic. So I have given this topic TTI. ठीक है स्टूडेंट्स, आप VVI कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ का एक और नाम दे रहा हूँ, HOTS। एक्चुअली इसको समझने के लिए हॉर्स चाहिए। क्या चाहिए बाबू? हॉर्स चाहिए। हॉर्स के बहुत सारे मीनिंग है। फिलहाल आपके जो दिमाग में है हॉर्स के दो एक मीनिंग जो है लिटरल मीनिंग, वो हॉट नहीं, वो वाला हॉट सुंदर कन्या और चिरंजीवी बालक वाला हॉट नहीं। और एक जो मीनिंग इसका, जो कि इसका मीनिंग फुल सब जो इसका नाम है वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सो स्टूडेंट्स, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो आपको चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इस चीज को समझते हुए डरे नहीं, बिकॉज जो भी चीज जितनी भी कॉम्प्लेक्स होती है उसका अगर आप तोड़ जान जाओगे तो बहुत आसान लगे चीज को। और मैं कुछ इसी लेवल से इसको पढ़ाने वाला हूं, एंड आई विल टेक मच एंड मच मोर एंड मोर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी फिनिश दिस सब्जेक्ट बाय a concrete build up, right students? So just
लेट्स स्टार्ट विथ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने से पहले जो चीज़ पढ़ाया गया है उसका थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको काम चल जाने वाला है इससे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जरूरत के बारे में। थोड़ी सी इसके एनालिसिस के बारे में बात किया जाए तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चल जाइएगा। तो एक प्रोफेसर हार्डी क्रॉस नाम के थे जिन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को इन्वेंट किया था। इन्वेंट करने का मतलब इस चीज़ के इस फील्ड के ऊपर काम किया था और उनको यहाँ से ये सब टेक्निक मिली थी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो चीज़ है उसके नाम से ही इसकी बहुत सारी मीनिंग क्लियर हो जाती है। नहीं बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो नाम है वो नाम क्या है बाबू, वो नाम है मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप मोमेंट सब्जेक्ट को, मोमेंट चीज को जान लें। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंट कहने का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट। क्या स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट। इस केस, किस केस में, बीम के केस में, है ना। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बीम के केस में क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। बीम को बेंड करने का प्रयास करेगा। हम लोग बेसिकली बीम के बारे में पढ़ेंगे, नहीं हम लोग किसी मशीन पार्ट के बारे में बेसिकली नहीं पढ़ेंगे। और क्यों पढ़े, हम लोग मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में चीज़ें पढ़ते हैं, उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीम पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नॉट टेलिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट, उसके अलावा बेंडिंग मोमेंट के बाद ये स्टूडेंट देखिए, आपको ये जो चीज़ दिख रहा है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मोमेंट। इसके कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है एक्सपांशन, टेकन ऑफ, या किसी चीज को ऊपर हम लोग बांट देते हैं ना, बांटने का इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की जो प्रोसेस होगी, अब बताइए तो स्टूडेंट्स, मोमेंट जो आती है वो बीम के स्पैन पे आती है। किस पे आती है, स्पैन पे आती है। जब बीम के स्पैन पे मोमेंट आएगी तो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर होगा स्टूडेंट्स, स्पैन पे ही होगा। सो सपोज कर लीजिए कि कोई फिक्स बीम ऐसा कोई फिक्स बीम है और इस फिक्स बीम में मैं एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया हूँ, एक सपोर्ट यहाँ लगा दी हूँ, तो ये स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। एंड आई विल जस्ट लोड दिस वन लाइक दिस, एंड इसके बाद कुछ यूडीएल लगा दिया, पॉइंट लोड लगा दिया। दिस इज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग को एमडीएम का एप्लीकेशन करना है, तो आसानी से इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं दिस ज्वाइंट इज अ हिंज ज्वाइंट, और ये भी आपका हिंज ज्वाइंट है, जिसको कभी कभी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस की भाषा में पिन ज्वाइंट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक पिन ज्वाइंट ये हो गया, दूसरा पिन ज्वाइंट ये हो जाएगा। ये क्या है आपका, फिक्स्ड है। ये भी आपका क्या है बाबू, फिक्स्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो फिक्स सपोर्ट होती है उस सपोर्ट के पास इनफाइनाइट मोमेंट लेने की कैपेसिटी होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये फिक्स सपोर्ट इतना रिजिड जरूर होगा कि इसमें जितने भी मोमेंट्स आएगा उसको कैरी कर सकता है। इस ये फिक्स सपोर्ट पर जितना भी मोमेंट आ दे दीजिए, आप ले लेगा, आप ये ले लेगा, क्या ले लेगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स सपोर्ट की जो एप्लीकेशन उसको समझने के लिए ये चीज देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या, मैंने इस चीज को फंसा दिया इसमें। ये फिक्स सपोर्ट सिर्फ अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये फिक्स होगा तो ये चीज नीचे नहीं आएगा। सपोज कर लीजिए मैं ऐसे इसे पकड़ लेता हूं, अब सपोज कर लीजिए कि मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, तो स्टूडेंट देखिए मैं इसको क्या कर लिया, मैं इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब ये पकड़ने के बाद मैं चीज़ को ऊपर से प्रेस करूंगा तो ये चीज़ सपोज कर लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ से टूट सकता है लेकिन ये नीचे बेंड नहीं कर सकता है, यहाँ से मतलब कि ऐसे बेंड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये जो सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट ये फिक्स्ड है, तो कहने का मतलब फिक्स सपोर्ट पर जो बेंडिंग कैपेसिटी होती है, बेंडिंग को रेसिस्ट करने की क्षमता होती है, ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर रेसिस्टेंस का मोमेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटी तगड़ा होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, मोमेंट रेसिस्टेंस कैपेसिटी तगड़ा होगा, इस चीज़ को लेकर के हम लोग इसको फिक्स सपोर्ट बोलते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग फायदा उठाएंगे। इससे पहले हम लोग जानते थे कि हाँ ये चीज़ होता है फिक्स सपोर्ट में, लेकिन अब मैं इस चीज़ को का फायदा उठाऊंगा और इसको जितना मन होगा उतना बेंडिंग मोमेंट दे दूंगा, और ये इसको लेना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं इस सपोर्ट पर क्या होना चाहिए, मोमेंट जीरो होना चाहिए। इस सपोर्ट पर मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक में। नहीं, आपके पास पूरी समझ हो जाएगी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा
अब इस चीज़ को आराम से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर मोमेंट हमको नहीं आना चाहिए, यहाँ पर मोमेंट नहीं आना चाहिए, तो इस केस में जो मोमेंट होगा इस स्पान में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स, इस स्पान में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस स्पान में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कौन स्पान कितना मोमेंट कैरी करेगा, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन हमारा जो कैलकुलेशन होगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस होगा, वो दे देगा। कहने का मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हार्डी क्रॉस ने काम किया था, उस हार्डी क्रॉस के किए गए काम के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो ईच एंड एवरी स्पान के बारे में हमको पता चल जाएगा वो कितना मोमेंट लेना चाहता है और कितना वो मोमेंट लेने के लायक है। ठीक है स्टूडेंट, सो हम लोग अब मोर एंड मोर क्लियर होंगे इस चीज़ के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। हम लोग देखते हैं, एक्चुअली इसका कोई ना कोई डिफिनेशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कहने का मतलब टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें को एनालाइज करते हैं। मानिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज अ टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड इट इज अ मेथड एंड व्हिच गिव्स द एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स एनालिसिस करेंगे हम लोग इस चीज़ के साथ। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट देखिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग काम करने वाले हैं आज, वो काम कुछ इस प्रकार की है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को पहले दिया था, इट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स में हम लोग नहीं लगाएंगे इस चीज को। एंड फ्रेम्स डेवलप्ड बाय प्रोफेसर हार्डी क्रॉस। हार्डी क्रॉस के द्वारा डेवलप किया गया था 1930 में। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसमें हम लोग करते क्या है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ज्वाइंट्स होंगे उस ज्वाइंट्स पर जो मोमेंट आ रहा होगा उस मोमेंट को हम लोग पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो ज्वाइंट होगा उस ज्वाइंट में मोमेंट निकालेंगे। अब जानते हैं कि जो फिक्स ये हम लोग काम कर रहे थे, जब हम लोग काम कर रहे थे इसके साथ आपको याद होना चाहिए, जब हम लोग काम कर रहे थे कंटिन्यूअस बीम के साथ और फिक्स बीम के साथ, उस केस में कंटिन्यूअस बीम के साथ मेनली जो काम किए थे, यानी कि फिक्स बीम का ही जो एक टॉपिक था कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस बीम के साथ हम लोग जो काम कर रहे थे उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स कि बीम को दो स्टेज में डील करते थे, एक फ्री एक फिक्स्ड, यानी कि एक फ्री मोमेंट के केस में एक फिक्स्ड मोमेंट के केस में डील करते थे। एंड कहने का मतलब है दो केस में डील किया जाता था, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे तो जो भी फिक्सिंग मोमेंट जो भी ज्वाइंट पर मोमेंट आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, उस ज्वाइंट को मोमेंट से पहले फ्री कर देंगे। मोमेंट से फ्री करने के बाद स्टूडेंट्स जो भी मोमेंट आएगा उस मोमेंट का हम लोग है ना एक्सपांसन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, उसको एक सुटेबल रेशियो में करेंगे। कहने का मतलब है पहले हम लोग ज्वाइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस ज्वाइंट को मोमेंट से फ्री कर देंगे और सुटेबल रेशियो में क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, तो ये बात होगी नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड ऑल द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फर्स्ट एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड in the position and also fixed in moments due to internal loads are obtained। जितने भी फिक्स मोमेंट आएंगे, थोड़ा सा चीज़ आपको अभी समझने में दिक्कत होगा, मैं इस पर अगर न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए मात्र कि जितने भी चीज़ें होंगी, हम लोग जितने भी स्पैंस होंगे सारे में हम लोग है ना जो फिक्स इन मोमेंट जो हम लोग निकालते थे वो निकालेंगे और उसके अनुसार से आसानी से इसको डील कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इट विल टेक वेरी लेजर टाइम एंड ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है निकालने का और आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, है ना। ऑल दी हिंज एंड लोअर जॉइंट्स आर रिलीजेड। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हिंज जॉइंट और रोलर जॉइंट के पास क्या होगा, मोमेंट लेने की कैपेसिटी नहीं होगा, तो उसको हम लोग रिलीज कर देंगे मोमेंट से, और जो भी रिलीजिंग मोमेंट आएगा उसको ट्रांसमिट कर देंगे फिक्स मोमेंट पे, फिक्स सपोर्ट के पास। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये बात हम लोग करेंगे बाय अप्लाइंग एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट एंड देयर ऑब्जेक्ट्स आर इवेल्युएटेड ऑन द अपोजिट जॉइंट्स। चलिए, देयर इफेक्ट्स आर इवेल्युएटेड ऑन द अपोजिट जॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, सपोज कर लीजिए कि ये आपका कोई फिक्स बीम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स फिक्स बीम है ये, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक कोई सपोर्ट ऐसे लगा हुआ है और इस सपोर्ट पर मान लीजिए मोमेंट, अगर मान चलिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट जो है स्टूडेंट्स इस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही आएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट सपोज करिए इस पर हॉगिंग मोमेंट आ रहा है। कैसा मोमेंट आ रहा है? हॉगिंग। तो हॉगिंग मोमेंट जो आएगा बच्चे, और हॉगिंग मोमेंट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंट को फ्री करने के लिए हम लोग इतना ही मान लीजिए 10 किलो न्यूटन मीटर का हमको हॉगिंग मोमेंट आ गया इस ज्वाइंट पे, ठीक है। ये 10 किलो न्यूटन का जो मोमेंट आया बच्चे, उस मोमेंट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आसानी से एक काम करेंगे, अगर ये हॉगिंग मोमेंट है तो 10 किलो न्यूटन का इस पर हम लोग सैगिंग मोमेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कहने का मतलब इफ दिस इज नेगेटिव मोमेंट, सो इन दिस केस वी विल अप्लाई पॉजिटिव मोमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब कि अगर 10 किलोमीटर का लोड मोमेंट आ रहा था किलोमीटर मीटर का, तो मैं इस पर क्या करूंगा, पॉजिटिव में 10 किलो न्यूटन मीटर का लोड लगा मोमेंट लगा दूंगा एक्स्ट्रा। अब बच्चे बताओ तो 10 किलोमीटर का मैं जब लोड इस पर मोमेंट इस पर लगा दूंगा, तो बताओ इस केस में ये जॉइंट मेरा जॉइंट जो होगा पॉजिटिव में भी 10 है, निगेटिव में भी 10 है, पॉजिटिव में भी 10 है। तो इसके कहने का मतलब ये जॉइंट मेरा फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये जॉइंट मेरा फ्री हो जाएगा। अब जैसे ये जॉइंट फ्री हो जाएगा तो कहने का मतलब है ये जो आपका पिन जॉइंट था उस जॉइंट पर अब कोई भी मोमेंट नहीं है, तो ये जॉइंट आपका सेफ है। अब ये जो मोमेंट आप अप्लाई किए हो, इस मोमेंट को आप कहाँ रखोगे? आप इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंट को जब जैसे अप्लाई करोगे तो अन्य जगहों पर तभी ये अप्लाई होगा 10 किलो न्यूटन का मोमेंट। तो इस केस में अन्य जगह पर इसका हम लोग ट्रांसमिशन कर देंगे, मतलब एक्सपांसन कर देंगे। इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे मोमेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा तो ये इस जॉइंट पर कुछ ना कुछ ले लेगा, इस जॉइंट पर भी मोमेंट कुछ ना कुछ ले लेगा। क्या लेगा इस चीज की डीलिंग थोड़ी देर के बाद करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में हो सकता है या फिर इसी लेक्चर में हम कर लेंगे। फिलहाल बात कीजिए आप लोग है ना इसके बारे में। तो मतलब कि मैंने ज्वाइंट जो भी मेरा यहाँ पर हिंज ज्वाइंट है, कहीं हो सकता है कि रोलर ज्वाइंट हो रहे, सपोज के लिए अभी हिंज है, कभी रोलर हो सकता है जिसके बाद केवल वर्टिकल ही रिएक्शन होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उन दोनों ज्वाइंट्स को मूवमेंट से फ्री करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जब फिक्स ज्वाइंट है, फिक्स सपोर्ट है, उस केस में उसको फ्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें जहाँ जितना मूवमेंट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। क्लियर है बात स्टूडेंट? सो आपको ये इस चीज का आइडिया पूरा मिल जाएगा, आप लोग बने रहिए। कहने का मतलब है क्या होता है रिलीजिंग, आप समझ पाए। जितना मोमेंट हॉगिंग आ रहा था उतना मोमेंट हम सैगिंग लगा देंगे, सैगिंग मोमेंट लगाए गए मोमेंट को हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे। दिस इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हम लोग थोड़ा सा इटरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि जानते हैं इस बीम का जो कैलकुलेशन होगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, यहाँ पर मोमेंट आएगा, यहाँ पर मोमेंट आएगा। अब इन सारी मोमेंट्स को डील करना है आपस में। अब इन दोनों मोमेंट्स को लेकर के हम लोग इटरेशन करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, नहीं तो मतलब कि इन दोनों मोमेंट को लेकर के हम लोग इटरेशन करेंगे और वही इटरेशन दे देगा यहाँ पर इस ज्वाइंट पर, कंप्लीट ज्वाइंट पर मोमेंट की वैल्यू। राइट स्टूडेंट्स, सो वी शुड हैव द कंसेप्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा बने रहिए, ज़्यादा नहीं बनने के लिए मैं कहूँगा आपको। हाँ, थोड़ा सा बने रहिएगा तो बेहतर रहेगा। सो आई हैव जस्ट लिव, ओ यहाँ से होगा, देखो। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि all the hinged and roller joints are released by applying an equal and opposite moment and their effects are evaluated on the opposite joints, right? इस चीज का मीनिंग आपको पढ़ना है, evaluated on the opposite joint, यही चीज आपको पढ़ना ही है इस चीज में, पूरा चीज है ना। The unbalanced moment at a joint is distributed in the two spans in the ratio of their distribution factor, है ना। This process is continued till we reach the required degree of precision. So स्टूडेंट देखिए, मैंने अभी क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ जो मोमेंट 10 किलोमीटर का लगाया, इस केस में क्या करेगा, मोमेंट को हमको इधर भी ले जाना पड़ेगा और इधर भी ले जाना पड़ेगा। दोनों स्पैन में मोमेंट हम लोग लगा देंगे, ले जाएंगे। उस केस में हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा होगा, जो भी मोमेंट आ रहा होगा, उस मोमेंट को लेकर के हम लोग एनालिसिस करेंगे और वहाँ पर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे इटरेशंस करने पड़ेंगे, चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आप न्यूटन रेशन मेथड पढ़े होंगे, रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़े होंगे, वही एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जनरली बाइसेक्शन मेथड का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे आराम से। बाइसेक्शन करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सपोज करो कि इस स्पान में आपको 10 का मोमेंट आ गया, इस स्पान में आपको आ गया 12 का मोमेंट, तो 10-12 का मोमेंट ये हो गया, 10 का मोमेंट ये हो गया। अब दोनों चीज का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे,
बात समझ आई क्या? दोनों चीज का एवरेज निकाल के 11। अब हम जो चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स 11, अब उसको देखेंगे कि उसके पास कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग काम करेंगे आगे। तो फिलहाल बने रहिए हम लोगों के साथ। देखिए तो आपको ये पता चला होगा यहाँ। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लीजिए। जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजी में आती है पहली चीज कैरी ओवर फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा? ये देखिए आप कोई बीम है, ठीक है, इस बीम में क्या है स्टूडेंट्स, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है। सपोज कर लीजिए कि आपने इस बी पॉइंट पे मोमेंट लगाया, बी पॉइंट पर जो मोमेंट आपने अप्लाई किया इसका नाम क्या होगा? एम बी जो होगा स्टूडेंट्स, अप्लाइड मोमेंट होगा। सो आई एम राइटिंग हियर इट एज एम बी इज द अप्लाइड मोमेंट लाइक दिस। ओके, एम बी इज व्हाट स्टूडेंट्स? अप्लाइड मोमेंट, applied moment. So students, and this is the joint which is far from joint B. ये joint ऐसा है जो कि B से दूर है। वो स्टूडेंट सपोज कर लीजिए कि इसका स्पान लेंथ अगर L होगा तो ये L स्पान यानी कि L लेंथ दूर है B पॉइंट से A पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, सो अगर मैं इस सपोर्ट पर बी सपोर्ट पर अगर कोई मोमेंट लगाता हूं एम बी, तो इस मोमेंट का क्या इफेक्ट होगा सपोर्ट ए पर? सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर 10 का मोमेंट लगाया, तो यहाँ पर तो 10 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में चीज लॉस करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो यहाँ से आने सपोज कर लीजिए 8 आ गया या फिर 5 आ गया या फिर जो भी अमाउंट आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या सोचना है इसके बारे में अभी। तो कहने का मतलब है ये जो 8 की वैल्यू आ रही है, तो कहने का मतलब ये मेरा मोमेंट अप्लाइड, यहाँ पर मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है अपने आप में। जैसे आप मोमेंट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इस मोमेंट का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सो इफ यू विल अप्लाई मोमेंट हियर, देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ मोमेंट हियर आल्सो। And after calculating the ratio between the applied moment and the generated moment between the 2 points or 2 joints of the beam will give you the carry over factor. What is students? Carry over factor. So students, about the carry over factor, you can define it as the carry over factor may be defined as the ratio of moment. Students, what? Moment produced and moment applied. So MB is what? MB is moment applied and MA is what? MA is moment produced. So in this case, this is very much clear about that carry over factor is the ratio of moment produced at a joint to the moment applied at the other joint without displacing. It is called carry over factor. Right students? So let me listen about, अगर मैंने मोमेंट यहाँ पर लगाया है MB, ये ज्वाइंट मोमेंट जो ए है वो स्थिर रहना चाहिए, वो अस्थिर। कहने का मतलब है सारा चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन में डील होगा, सारा चीज किसमें डील होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। देयर इज नो एनी चांस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। राइट स्टूडेंट्स, सो स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट का कोई चांस ही नहीं बनता है। सो आप लोग इस चीज को समझिए, इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे, जम के मेहनत करेंगे इस चैप्टर पे, हम लोग जम के क्वेश्चंस आएंगे, जम के पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार ये पढ़ लो ना तो कुछ भी नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हो मोमेंट एट बी इक्वल टू व्हाट? समथिंग यू हैव अप्लाइड, एंड मोमेंट एट ए इक्वल टू समथिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कौन सा ज्वाइंट है? ये है पिन ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है बताओ तो? ये भी पिन ज्वाइंट है। यहाँ पर तो अप्लाई कर दिए हो, लेकिन यहाँ पर इसके कारण इस ज्वाइंट के पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि मोमेंट ले लेगा, क्योंकि पिन ज्वाइंट के पास कोई कैपेसिटी नहीं होता है। पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट में कोई फर्क नहीं होता है, जान लो, ध्यान कर लो। सो ये एम ए जो है मतलब कि मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये यहाँ से जो दूसरा वाला इंड था, फार इंड जो था वो था हिंज्ड। क्या है? हिंज है। तो जब जैसे ही फार इंड हिंज रहेगा उस केस में कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रख लो, याद रख लो। ये इंड हिंज है ना, तो यहाँ पर मोमेंट पर अप्लाई करोगे तो इस मोमेंट के कारण यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसके पास कैपेसिटी नहीं मोमेंट लेने का, तो ये रखेगा क्या? सपोज करो यहाँ पर फार इंड ये जो इंड दिख रहा है, सपोज कर लो कि ऐसा रहता, तब ये अगर ये फिक्स बीम है, यहाँ पर पिन सपोर्ट है, यहाँ पर लगा दो मोमेंट, तो बताओ अगर एम बी यहाँ पर लगाओगे तो बाबू यहाँ पर एम ए कुछ ना कुछ आएगा, इसको रोकेगा, क्योंकि इसके पास मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी है। एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। Right students, so you should have an idea about the what are the different and various types of supports in structural analysis. Students, so if you will apply moment at B here,
and there will be generation of some amount of moment at A, suppose this point is A, then the ratio of moment produced divided by moment applied will give your carry over factor. What is this? Carry over factor. This is very, very normal thing. So students, just write it about as it is. Okay, so जैसे है वैसा आप लोग लिख लो. Clear students? So carry over factor in this particular case for simply supported beam, carry over factor is 0. So this is also objective type question and asked it many times. Right students? So the ratio of moment produced at a joint to the moment applied at the other joint without displacing it is called the carry over factor, and for the simply supported beam the carry over factor is 0. Clear? चलिए आगे बढ़े. चलो स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया आपका कैरी ओवर फैक्टर. अब मैं बात करता हूं आगे स्टूडेंट्स अनदर टर्मिनोलॉजी के साथ. ये आपका टर्मिनोलॉजी है, याद रखिए. लेकिन स्टूडेंट्स देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिक्स बीम के केस में कैरी ओवर फैक्टर कुछ ना कुछ होगा. व्हाटएवर जो भी होगा देख लेंगे हम लोग उसके. अब दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स स्टिफनेस फैक्टर. व्हाट इज स्टूडेंट्स स्टिफनेस फैक्टर? जस्ट लिसन, स्टिफनेस फैक्टर. सर जस्ट पहले हम लोग सपोज करेंगे, हम लोग पहले जानेंगे कि भाई स्टिफनेस का मीनिंग क्या है. What is the understanding and what should be the feeling about the stiffness of the beam? So what should be the stiffness factor? It will be very easy to understand. देखो स्टूडेंट्स, स्टिफनेस फैक्टर कहने का मतलब है, ये देख लो ये EI अपॉन L. EI के बारे में बताओ तो क्या होता है? EI किसको बोलते हैं? EI को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? EI बराबर बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. व्हाट? फ्लेक्सुरल स्टूडेंट्स, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी स्टूडेंट्स. व्हाट स्टूडेंट्स? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. And if we will talk about the flexural rigidity, what is the meaning of flexural? This is the important to understand about. Flexural meaning is something which can be flexible. Like students, let me consider my hand, and if you will apply some amount of load here, then it will be just goes down. If you will remove that load, it will just come in their desired position, their actual position. So if you will apply any types of load on any structure, then the corresponding deformation takes place on that structure, and this is the sense, this is the thinking, this is the behavior of elasticity. Right students? And the material which is less elastic have lower flexibility. Not students? जो मटेरियल के पास लेस इलास्टिक होगा, क्या वो लोअर फ्लेक्सिबिलिटी होगा क्या? जैसे सपोज कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब जितना कोई चीज लचीला होगा, तो जो मटेरियल कम इलास्टिक होता है वो ज्यादा लचीला होता है. जान लो. सो व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहने का मतलब है, आप जानते हैं फ्लेक्सुरल इक्वेशन जानते हैं आप लोग. तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन से टर्म आया फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट डिनोट्स समथिंग फ्लेक्सिबिलिटी. नहीं, फ्लेक्सुरल कहने का मतलब होता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी. और फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है कोई भी बीम है, ये सपोज ये बीम है, इस बीम में आप लोड डालोगे तो ये बीम अगर लच गया, अगर क्या हो गया स्टूडेंट्स, बीम अगर बेंड हो गया ऐसे, सपोज करो स्टूडेंट्स, दिस OTG wire is considered as a beam, right students? And if you will apply some amount of load here, then it will deflect like this. And if you will remove, then there will be something restoration of this in this shape and size. So students, this OTG wire has the flexibility more and more. तो स्टूडेंट्स, बीम के पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि बीम में जब आप लोड अप्लाई करो तो बीम बेंड कम करें. फ्लेक्सुरल का मतलब बेंड करना, और रिजिडिटी का मतलब बेंडिंग को रेसिस्ट करना बच्चे. So if you will apply the amount of load on the beam, then there will be some amount of deformation in the sense of flexibility, and there is resistance against that flexibility inside of the material of the beam will known as the flexural rigidity of that material, student. So EI is termed as the flexural rigidity. Rigidity means something regarding strength of the member. Alright students, so flexural rigidity is explained as like this.
EI. So students, what is here? EI divided by L means the flexural rigidity of beam per unit length, per unit span length. So what students, एक इकाई स्पान लेंथ में जो बीम की बेंडिंग को रेसिस्ट करने की क्षमता है वो इसकी क्या कहलाएगी? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। उसी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? स्टिफनेस फैक्टर कहलाएगी। बात क्लियर हुई क्या? स्टिफनेस फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? बीम को, अब स्टिफनेस फैक्टर कहने का मतलब है तोड़ने से बचाने वाला फैक्टर होगा, ये बीम को बेंड करने से बचाने वाला फैक्टर होगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, जो बीम ज्यादा स्टिफ होगा वो क्या, उसमें किसी प्रकार का कोई भी क्रीपिंग नहीं होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो रिजिड रहेगा। इट विल स्टैंड लाइक दिस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ लोड up to the strength of this body, it will remain like this in their this location. Right students? So this is the meaning of stiffness of the beam. बीम का स्पान का स्टिफनेस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टिफनेस कहने का मतलब है कि बीम का स्पान वो मुड़ता जल्दी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ उस स्पान के पास ज्यादा रिजिडिटी है। दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टिफनेस, राइट स्टूडेंट्स? सो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम टू द लेंथ ऑफ द स्पान ऑफ द बीम, राइट स्टूडेंट्स? यू मे आल्सो डिफाइन इट एज the flexural rigidity per unit span length, because there may be many more idea of definitions, and let me consider the definition like this. मुझे ऐसे कहने दीजिए, ठीक है? आपको जैसे कहने का माना वैसे कह लीजिए, बात ये निकलना चाहिए बुआ। अगर बात को आपने गलत निकाला then you will be collapsed, your entire concept will be just crash out, right students? So you should have understanding about. क्या बात क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो अब बात करते हैं स्टिफनेस फैक्टर के बारे में, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। क्या स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में बात किया जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है बच्चे, वो बीम के बारे में आपको एक्चुअल चीज बताएगा कि बीम में कितना मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट? सो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको अभी स्टिफनेस फैक्टर समझ में आया? इसमें क्या होता है? EI अपॉन L, EI अपॉन, याद रखना, EI अपॉन L, EI अपॉन L, EI अपॉन L, नहीं याद रखना। चलो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे आते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर ऑफ एनी मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द जॉइंट ऑफ स्पैन और बीम, राइट स्टूडेंट्स? चलो ध्यान दो इस चीज पर, ध्यान दो। यही है कालिया, काली चरण। सोचो तेरा क्या होगा कालिया। मेरा स्टूडेंट सब इतना तगड़ा स्टूडेंट सब तुमको तो छोड़ेगा नहीं। चलो देखो, आई एम प्राउड ऑन माई स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यू हैव पावर, सो चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे। नहीं स्टूडेंट्स, इसका जान निकाल देना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, राइट? तो मैं बात क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको स्टिफनेस फैक्टर समझ में आया, एंड स्टिफनेस फैक्टर के आधार पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कोई मेंबर का कंस्ट्रक्शन है। सपोज कर लीजिए ये आपका ज्वाइंट है, इसमें इधर से लाके एक फ्रेम जोड़ दिए, इधर से लाके एक फ्रेम जोड़ दिए, इधर एक फ्रेम इधर जोड़ दिया, ऐसे ये भी फिक्स कर दो, ये भी फिक्स कर दो। तो इस केस में स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ पर सपोज कर लिए, यहाँ पर सभी चीज का जो आ रहा है आपका स्टिफनेस फैक्टर, मतलब ये ज्वाइंट है आपका, इस ज्वाइंट पर जो टोटल स्टिफनेस फैक्टर है सपोज कर लिए सिग्मा के है। क्या स्टूडेंट्स? सिग्मा के। इस ज्वाइंट पर जो स्टिफनेस फैक्टर है वो सपोज कर लिए इस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर क्या है? K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है स्टिफनेस फैक्टर। और अब जान लीजिए स्टिफनेस फैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? जिससे मीनिंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चीज़ का। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये ना समझ सर जी इसको हवा में लटका दिए आप, इसको हवा में लटका दिए आप, ये हवा में लटका दिए आप। ऐसी बात नहीं होती है मेरे बच्चे, हवा में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लटक सकता है ना स्टूडेंट्स? ऐसा स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ध्यान दो। और इस चीज सपोज करो इधर से कोई भी मेंबर है, सपोज करो ये वाल है इधर बाबू, चाहे वाल है सपोज करो, इधर सपोज करो छत है, और इधर सपोज करो जमीन है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग अबाउट इस सराउंडिंग है ऐसा, ठीक है? तो इसलिए ये हवा में नहीं रहती है, चीजें हवा में नहीं रहती है।
अब दिमाग को है ना हमेशा सुता के नहीं देखो, अब दिमाग को उठा के देखो, हमेशा से ऐसा वाला पढ़ा है, ऐसा वाला पढ़ा है, नहीं सुतवा, नहीं सुतवा पढ़ा है ना तुम लोग। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे केस में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, अब ऐसा लोड लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, उस केस में कभी यहाँ पर फिक्स होगा तो यहाँ कभी यहाँ पर है ना फ्री होगा, तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर इंक्लाइन हो, ऐसा हो, एनीथिंग कैन बी, और इन सभी चीज़ का डिटर्मिनेशन आसान होता है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी फिनिश द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट स्टूडेंट्स। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आपको अगर डिफाइन करना है तो सुतवा, खरा, कर वाला सब में समझ सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं है। मैं सुतवा वाला में समझा दूंगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मेंबर भी समझा दूंगा। यहाँ पर चीज़ है जो कि वर्टिकल मेंबर्स भी है, बात कुछ नहीं होती है स्टूडेंट्स, हम चीज़ को स्टैटिक समझते हैं, उसके बाद डील करते हैं। सपोज करिए इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स है उन सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का सम जो है स्टूडेंट्स सिग्मा के है। ऐसे सपोज करिए इस मेंबर का K1 है, K2 है, इस मेंबर का K3 है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है कि इस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए आसान सा तरीका है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए ये मेंबर, देखिए इस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर क्या है K1, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर 1 DF ऑफ मेंबर 1 जो होगा बाबू वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा K1 डिवाइडेड बाय सिग्मा K हो जाएगा। कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ एनी मेंबर कैन बी डिफाइंड एज द stiffness factor of that member and the sum of all the stiffness factor at the joint, both of the ratio, वो दोनों के पास रेशियो होना चाहिए। मुझे क्या मतलब है, the ratio of the stiffness factor of the member and the stiffness factor of the joint is known as the distribution factor students, like students distribution factor। पढ़ो, इट में भी डिफाइंड है ना, मैं तो गंदा कर दिया इस चीज को। देखो अब कहने का मतलब है इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर ऑफ एनी मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द जॉइंट ऑफ स्पैंस और बीम। तो कहने का मतलब है देखो टोटल स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द जॉइंट और स्पैंस और बीम्स और बीम जो भी है, यहाँ पर जॉइंट है स्पेस, सो इट विल बी लाइक दिस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी मेंबर को देख लो, ए बी ये है सी ए डी, तो ए बी का क्या होगा K1 डिवाइडेड बाई सिग्मा के, K2 डिवाइडेड बाई सिग्मा के एंड K3 डिवाइडेड बाई सिग्मा के। इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो क्या देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए सी क्या हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाई सिग्मा के, AD क्या हो जाएगा K3 डिवाइड बाई सिग्मा के। सो स्टूडेंट्स सिग्मा के बराबर क्या होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उसका सम, बात खत्म है ना, पैसा हजम नहीं स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई क्या? चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। विश्वास पर मुझे एक गाना याद आ गया, तुम लोग थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता हूं। आशा यही है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता बचाओगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। ऐसी बात है ना, सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ है। सो लेट मी सॉल्व सम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड इट इज वेरी 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 इजी प्रॉब्लम, राइट स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ से फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड क्या है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट ऑफ ईच एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ ईच स्पान। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो अब यहाँ से ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो पिन जॉइंट है, यहाँ पर क्या है फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ पिन है, यहाँ क्या है फिक्स है। ठीक है। सो देखो इसका जो है सपोज करो इस मेंबर का लेंथ है OA L1, O2 क्या है स्टूडेंट्स L2 लेंथ है एंड O3 L3 लेंथ है एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को एक भी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें हर एक मेंबर के साथ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, इसकी प्रॉपर्टी है। सो इसमें L1 के पास जो ये मेंबर जो है OA जैसे I1 E1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्पान का लेंथ है, यानी कि स्पान में जो ये मटेरियल है उसका क्या है प्रॉपर्टीज है, यंग्स मॉडुलस ऑफ OA इक्वल टू E
एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू I। सेकेंड वन E2 I2 E3 I3 E4 I4 एंड E5 I5। होगा कि नहीं होगा? अब E5 I5 हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो ये जो है स्टिफनेस फैक्टर निकालना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4I और 3I जो हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ का प्रूफ पढ़ाऊंगा आपको। एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप हजम करके रखो। हजम होनी चाहिए, बातें हजम होनी चाहिए। अरे तो ये बहुत लंबा पेज है। सो आई थिंक यू आर विजिबल और नॉट मिस्टर कैमरामैन, विजिबल है या नहीं स्टूडेंट्स? आप देखिए यहाँ से, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट स्टूडेंट्स? सो जस्ट मुझे एक चीज़ आप लोग बता दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, आप मुझे जानते हैं स्टूडेंट्स, K बाई सिग्मा K होता है। ये बात आपको जानते हैं, अभी हम बताएं आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टिफनेस फैक्टर जो होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपने पढ़ा EI/L होता है, पढ़ा ना? अभी नहीं पढ़ा। अब देखिए K बराबर जो होता है EI/L, इस केस में क्या होता है कि डिफरेंट मेंबर्स के साथ EI/L के साथ कुछ ना कुछ प्रोविजन हम लोग चेंज कर देते हैं और वो कैरी ओवर फैक्टर पर, है ना, कैरी ओवर फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। नहीं स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट आपको O दिख रहा है, O से फार इन, देखिए O ज्वाइंट है आपको, ठीक है? O से फार इन क्या है, ये फिक्स है। इस केस में इस मेंबर का जो स्टिफनेस फैक्टर होगा वो हम लोग K1 बराबर लिखेंगे 4EI E1I1/L1। अगर फार इन अगर फिक्स है, यहाँ से फार इन कौन है, ये है। अगर इस मेंबर में देखा जाए तो O और A में O के से दूर कौन है, A ज्वाइंट। तो A ज्वाइंट की स्थिति अगर फिक्स की है उस केस में 4EI/L1 होगा। अगर A की जो स्थिति है अगर वो हिंज है तो उस केस में ये इसका जो स्टिफनेस फैक्टर होगा वो 3EI/L होगा। क्या होगा बच्चे? 3EI/L होगा। कब? जब फार इंड जो है, फार इंड जब आपका फिक्स रहेगा तो ये हिंज रहेगा। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, फार इंड हिंज है तो इस मेंबर के लिए जो K2 की वैल्यू है वो 3E2I2/L2 है। EI/L का ये मेंबर है, उसके अनुसार से उसका वैल्यू हो जाता है E2I2, राइट स्टूडेंट्स? ये फिक्स है तो 4EI/L। ये अगर ये है, ये फ्री है तो उसके से 3EI/L। और क्या हो जाएगा, ये फिक्स है तो 4EI/L। सो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो, मैं इस चीज़ का डेरिवेशन आपको पढ़ाऊंगा, क्या कि कैरी ओवर फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को स्टूडेंट्स, राइट? सो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उसको इफेक्ट करेगा कौन, कैरी ओवर फैक्टर। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कैरी ओवर फैक्टर जो हो रहा था, क्या मोमेंट अप्लाइड यहाँ हो रहा है, मोमेंट प्रोड्यूस यहाँ हो रहा है। कहने का मतलब जो मोमेंट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे या फिर मोमेंट यहीं पर अप्लाई कर दिए तो ये किस वे में जा रहा है वो कैरी ओवर फैक्टर डिफाइन करता है। अब कैरी ओवर फैक्टर ये डिफाइन कर रहा है, उस केस में यहाँ पर जो चीज़ होती है वो चेंज कर जाती है। उस चीज़ को आराम से देखिएगा आप, ठीक है? सो लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, राइट? सो स्टूडेंट्स, ये बात जो आ रही है मैं इस चीज़ को चाहता हूँ डिलीट, मिटाऊँ। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से तो इसके लिए K2 की वैल्यू क्या होगी, 3E2I2/L2। K1 की वैल्यू क्या होगी, 4E2I1I1। तो जैसे कि K1 K2 K3 K4 और K5 हम लोग निकाल लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OA निकालना है तो क्या हो जाएगा, OA निकालने के लिए K1 बाई सिग्मा K होगा कि नहीं हुआ? सो सिग्मा K यानी कि इसका K1 K2 K3 K4 K5 इन सभी का सम क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या होगा, K होगा। चीजें वेरिएबल में है इसलिए मुझे अभी पता नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, बात नहीं। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ OA बराबर क्या होगा, K1 बाई सिग्मा K। OB बराबर क्या होगा, K2 बाई सिग्मा K। फलाना चिलाना, दिस दैट दोस दैट, बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, ये है यहाँ से आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैं आप डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये मोमेंट यहाँ पर M अप्लाई हो रहा है। क्या मोमेंट अप्लाई हो रहा है, M। इस मोमेंट जो M अप्लाई हो रहा है ना, जो भी मोमेंट है, इसका डायरेक्शन जो भी हो,
ये जो m अप्लाई हो रहा है, m में अगर इस मेंबर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से गुना कर दिया जाए तो इस मेंबर में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा मोमेंट वो निकल जाएगा। सपोज कर लीजिए m मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर 1। कहने का मतलब है OA जो मेंबर है, यानी कि मेंबर 1 कहिए या फिर DF ऑफ OA, तो DF ऑफ OA में अगर मोमेंट से मल्टीप्लाई, ये मोमेंट इस मोमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्पान में कितना मोमेंट जाएगा वो पता चल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट पता चल जाएगा। उस प्रकार से यहाँ इस m में अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से गुना कर दिए OB के तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। और इन सभी चीज का जो सम होगा, मान लीजिए इसमें 5 चला गया, इसमें 6 चला गया, इसमें 7, इसमें 8 चला गया, इसमें 9 चला गया, तो इन सारे 5, 6, 7, 8, 9 का जो सम होगा बच्चे वो इस m के बराबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसी में से ट्रांसमिट किए हैं चीज को, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेंबर इन विच यू विश टू डिस्ट्रीब्यूट योर मोमेंट। Students, so it is very easy to understand about what is the distributed moment and what should be the distribution factor. And this is students moment distribution factor of अभी OA देख लीजिए students, क्या हो जाएगा OA का distribution factor, यानी कि distributed moment ये हो जाएगा OA का distribution factor। OA का distribution factor क्या है, K1 by sigma K multiplied by M। So student ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो students बात आपको समझ में आई क्या? चलिए बात समझ में आई क्या? अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस चीज का एप्लीकेशन पढ़ाऊं, मैं इससे पहले आपको पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर में कि क्या होगा कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में अगर मैं फॉरेन फिक्स कर दूं या फिर फॉरेन हिंज कर दूं। कहने का मतलब है एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कैरी ओवर फैक्टर डिफरेंट केस के लिए। मतलब कि अगर मान चलिए एक इन फिक्स है, एक इन हिंज है या फिर दोनों इन हिंज है तो क्या होगा कैरी ओवर फैक्टर। तो उन सारी चीजों की व्यवस्थाएं जो होंगी उस चीज को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स नो नीड टू वरी अबाउट, आई एम जस्ट कमिंग विद नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द MDM। स्टूडेंट्स आशा यही है कि आपकी जो चीज होगी बहुत क्लियर एंड क्लियर समझ में आएगी आपको। सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, नाइस लुकिंग।